चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। तो सेक्शन 147, 148, 148 ए, 149 पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 150, प्रोविजन फॉर केसेस वेयर असेसमेंट इज इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑन अपील एक्सेट्रा। देखिए, बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि सब हम जो सेक्शन 149 में पढ़ते हैं टाइम लिमिट्स के बारे में, कि साहब सेक्शन 148 में नोटिस कब दिया जा सकता है, हम सेक्शन 149 में टाइम लिमिट पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है उसमें टाइम लिमिट में कि साहब 3 साल 5 महीने, कुछ इस तरह से बात लिखी हुई है। 3 साल 3 महीने, 5 साल 3 महीने, ये जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि साहब 149 में सेक्शन 148 में जो नोटिस भेजने की उसकी जो टाइम लिमिट है 3 साल 3 महीने, और अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो 5 साल 3 महीने। ये हमने टाइम लिमिट पढ़ी है। लेकिन सेक्शन 140 कहता है कि साहब हम 149 में जितनी बातें लिखी है ना उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेक्शन 149 में जितनी बातें लिखी हैं उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको ओवर रूल करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 149, कि जो टाइम लिमिट, जो बातें सेक्शन 149 में लिखी हुई है हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको हम ओवर रूल कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 149, 148 का नोटिस कभी भी भेजा जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई 149 में नोटिस भेजने की टाइम लिमिट्स वगैरह है कुछ, लेकिन सेक्शन 150 कहता है कि 148 में नोटिस कभी भी भेजा जा सकता है। 148 में नोटिस कभी भी भेजा जा सकता है। देखिए अब, लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब हम सेक्शन 148 का नोटिस कभी भी भेज सकते हैं। जो 3 साल 5 साल की टाइम लिमिट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और 148 का नोटिस हम कभी भी भेज सकते हैं। इन सब बातों को पढ़ने से पहले कुछ हम इस सेक्शन 150 से रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद हम सेक्शन 150 पर वापस आएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिससे हमें सेक्शन 150 को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए, क्या बातें हैं। एक प्रिंसिपल होता है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है, ये प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है कि सब कोई भी ऑर्डर जब पास किया जाता है, ये प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है, या इसको इस तरह समझो कि इस प्रिंसिपल के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है स्पीकिंग ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? स्पीकिंग ऑर्डर, अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो अभी हम 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, स्पीकिंग ऑर्डर्स, का क्या मतलब है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि जब भी जज वगैरह जो होते हैं, जब भी उनके सामने कोई केस आता है, जब भी जज को जो विटनेस है, या विटनेस कह रहा हूं जिसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, जब भी उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन देना होता है, जब भी जो जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है और जिसके अगेंस्ट में डिसीजन देना है कोर्ट के जज को, जब भी उसके अगेंस्ट में
कोई डिसीजन देना होता है, तो आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि कोर्ट का जज पूछता है कि आपको अपनी सफाई में क्या कुछ कहना है, आपको अपनी सफाई में क्या कुछ कहना है। ये हमने ज्यादातर मूवीज में देखा है कि कोई भी कोर्ट का जज जब भी कोई डिसीजन सुनाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी कोर्ट का जज जब कोई डिसीजन सुनाता है तो जिसके खिलाफ उसको डिसीजन देना होता है उससे पूछता है कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। तो जस्टिस का जो सिस्टम है, जस्टिस जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के अंदर एक बड़ा कॉमन सा प्रिंसिपल है कि साहब कोई भी डिसीजन देने से पहले, और खासकर वो डिसीजन जो किसी पर्सन के अगेंस्ट में जाएगा या उस पर्सन को सजा देगा, उस सजा को सुनाने से पहले, उस सजा को फाइनल करने से पहले आप उस पर्सन की भी सफाई लेंगे, उससे भी पूछेंगे कि भाई आपको अपनी सफाई में क्या कहना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब हम इसको ये इनकम टैक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको इनकम टैक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट के जज होते हैं उसी तरह से इनकम टैक्स में भी जजेस होते हैं। इनकम टैक्स एपलेट टर्मिनल हो क्योंकि उनको डिसीजन लेना होता है, या फिर कमिश्नर अपील वगैरह हो उनको डिसीजन लेना पड़ता है। तो इनकम टैक्स के अंदर भी जो भी ये ट्रिब्यूनल वगैरह है जिनको डिसाइड करना है, इनको भी जज की तरह ही ट्रीट करा गया है और इन पे भी ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लगता है। इनको भी इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल या कोई भी अथॉरिटी जो किसी असेसी के अगेंस्ट में अगर कोई डिसीजन ले रही है या उसके अगेंस्ट में कोई केस सुना रही है, तो उस अथॉरिटी, उस ट्रिब्यूनल को भी असेसी को ये मौका देना पड़ेगा कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। डिसीजन देने से पहले, असेसी के अगेंस्ट में डिसीजन देने से पहले उसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अब सेकंड होता है स्पीकिंग ऑर्डर। पहला देख लिया, अब होता है सेकंड स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब यहां पर यह है कि जब भी कोई डिसीजन दिया जाता है, पूरा केस सुना जाता है, चाहे कोई भी जज हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, ट्रिब्यूनल हो, या कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट हो, जब भी वो कोई डिसीजन देगा पहले पूरा केस को सुनेगा, केस के सारे फैक्ट समझेगा, सारे फैक्ट समझने के बाद वो डिसाइड करेगा और जजमेंट सुनाएगा। लेकिन ये जजमेंट कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई मर्डर का केस चल रहा है और वो इंसान दोषी पाया गया, तो ऐसा नहीं है एक लाइन में जज लिख देगा कि भैया मिस्टर ए ने खून करा है, इनको फांसी पे चढ़ा दो। ऐसा नहीं होगा। उसका ऑर्डर ना स्पीकिंग ऑर्डर होगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब वो सारे फैक्ट्स के बेसिस पे सारे रीजन देगा कि क्योंकि ए के खिलाफ ये सबूत मिले हैं, क्योंकि ए ये बात साबित करने में फेल हुआ है, क्योंकि लॉ आईपीसी की धारा ये कहती है, इस वजह से ए दोषी पाया गया। आपने सुना होगा फाइनल डिसीजन देने से पहले वो कहता है कि दोषी पाया गया। दोषी पाया मतलब, और दोषी किस बेसिस पे पाया गया है? जो सर्कमटेंसेस हैं, जो केस बना है, जो सबूत मिले, उसके अगेंस्ट में वो पर्सन मिस्टर ए दोषी पाया गया है और इस वजह से उसको सजा दी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई जज कोई जजमेंट आता है, उस जजमेंट के प्रॉपर कोई डिसीजन होता है, उसके प्रॉपर रीजन दिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग ऑर्डर। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इनकम टैक्स में भी। जब कोई जजमेंट आता है, जब कोई डिसीजन लिया जाता है, असेसी के अगेंस्ट हो या के फेवर में हो या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हो, तो कोई भी जजमेंट आने चाहिए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कमिश्नर जो भी जजमेंट देगा उसको पूरा रीजन बताने होंगे कि किस रीजन की वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचा है, और उसको वो पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि साहब ये रीजन है जिसकी वजह से हम इसको ये ऑर्डर दे रहे हैं, चाहे वो असेसी के अगेंस्ट हो चाहे फेवर हो। तो दैट इज कॉल्ड द स्पीकिंग ऑर्डर। तो जो प्रिंसिपल एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे एप्लीकेबल होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के जजेस पे भी। जैसे इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में उन अथॉरिटी पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ये क्या चीज है, देखते हैं इसको भी। देखिए अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या बात होती है, पहले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखिए क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जब भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने की बात होती है, जब भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने की बात होती है, जब भी लॉ को इंटरप्रिटेशन की जाती है, वो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए किसी फैक्ट्री के बाहर कोई रोड है और उस फैक्ट्री के ओनर ने उस रोड की रिपेयरिंग कराई क्योंकि रोड बहुत खराब थी और उस फैक्ट्री में ट्रक के आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो उस फैक्ट्री के ओनर ने पूरी बाहर रोड एक तरह से कंस्ट्रक्ट करा दी, रिपेयर करा दी, बढ़िया से अच्छा खासा खर्चा कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब पूरे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रोड पे आपने खर्चा कर दिया तो वो रेवेन्यू है या कैपिटल, ऐसा नहीं लिखा। ये लॉ को इंटरप्रिटेट करके पता चलेगा कि ये साहब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसकी डिडक्शन क्या सेक्शन 37 में मिलेगी या कहीं और मिलेगी या किस और तरीके से मिलेगी। तो दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहां पर इसका फाइनलाइज तब करना पड़ेगा जब हम लॉ को इंटरप्रिटेट करेंगे कि साहब लॉ इस बारे में क्या कहता है, लॉ इस बारे में क्या कहता है, हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जो इंटरप्रिटेशन करी जाती है जब किसी लॉ की, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है। जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। और सेकंड होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है कि जब सब फैक्ट फाइंडिंग होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी असेसी ने, अब एक केस हमने पिछली क्लास में हमने देखा था, एक रविंदर कौर था, एक बेस्ट फील्ड करके था। उसमें हमने ये देखा था कि सब डिपार्टमेंट ने कहा कि असेसी ने जो परचेजेस दिखाई वो बोगस परचेजेस है। ठीक है, डिपार्टमेंट ने ये बोला कि जो परचेजेस दिखाई है वो बोगस परचेजेस हैं। तो जब भी फैक्ट्स की फाइंडिंग करी जाती है कि कोई परचेज बोगस परचेज है या नहीं, कोई सेल बोगस सेल है या नहीं, कोई एक्सपेंस एक्चुअल है या फर्जी है, कोई इनकम किस असेसी की है, कोई इनकम किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, जब इस तरह की बात होती है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। जब फैक्ट फाइंडिंग की बात होती है, जब जहां पर लॉ को इंटरप्रिटेट करने की हम कभी बात नहीं कर रहे हैं। लॉ सिंपल लिखा हुआ है कि साहब ये एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है, ये एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलती, ये अलाउड होता है, डिसअलाउड होता है, लॉ में साफ बात लिखी हुई है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि साहब जो असेसी ने एक्सपेंस क्लेम करे हैं वो एक्चुअल में उसने करे भी हैं या उसने बोगस क्लेम कर लिए। तो ये हम फैक्ट ढूंढना चाह रहे हैं। लॉ में हमें लॉ से कोई दिक्कत नहीं, लॉ में साफ बात लिखी हुई है। लेकिन हम जब फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि वो फैक्ट्स जो असेसी ने डिस्क्लोज करे हैं वो फैक्ट सही है गलत है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट फाइंडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, सॉरी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग। जब हम करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हम करते हैं फैक्ट फाइंडिंग। ठीक बात है, ये भी बात समझ ली हमने।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा इस सेक्शन 150 से किस तरह से रिलेटेड है, लेकिन अभी बात करेंगे जब सेक्शन 150 पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको रिलेट कर पाओ। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। असेसिंग ऑफर्स के हाँ जी आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखिए। जब किसी असेसी के अगेंस्ट में मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन लिया या कोई असेसमेंट किया, ठीक है, तो उस असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में असेसी किसके पास जाएगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाएगा। यहां पर भी अगर बात नहीं बनी तो वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अब देखिए यहां से जो आप पढ़ोगे ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके सेक्शन 150 से रिलेटेड है काफी। असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में असेसी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाएगा। अगर यहां पर भी बात नहीं बढ़ी तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। अगर यहां पर भी बात नहीं पड़ी तो वो हाई कोर्ट जाएगा, और यहां पर भी अगर बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कुछ इस तरह से बात होंगी। अच्छा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में जा सकता है, या फिर अगर कोई छोटा मोटा एरर है तो वो रिवीजन भी करवा सकता है। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिवीजन करा सकता है, ठीक है। या तो अपील में जाएगा, या फिर कुछ प्राइम फेस या एविडेंस से पता चल रहा है कि साहब एरर हो गई तो रिवीजन करवा सकता है। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जा सकता है, ऐसा कहता है सेक्शन 250। रिवीजन करा सकता है कमिश्नर से, ऐसा कहता है सेक्शन 263 एंड 264। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, ऐसा कहता है सेक्शन 254। हाई कोर्ट में जा सकता है, ऐसा कहता है सेक्शन 260A, और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ऐसा कहता है सेक्शन 262। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्या बात हो रही है यहां पर। हमने बड़ा सिंपल सी मैंने बात बोली कि साहब असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर कोई असेसी जाना चाहता है तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में जाएगा अंडर सेक्शन 250, या रिवाइज करा सकता है अपने उसके ऑर्डर को, रिवीजन में जा सकता है कमिश्नर के पास अंडर सेक्शन 263 264 में। यहां बात नहीं बनती तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है सेक्शन 254 में। यहां बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट जा सकता है सेक्शन 260A में, और यहां बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है 262 में। उसके आगे कोई अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। अब अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और अब हम बात कर रहे हैं कि जो हायरार्की है। ध्यान दीजिएगा, जब भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में असेसी जाएगा, अगर उसका देखिए यहां पर जो केस लेकर आएगा, यहां पर वो केस लेकर आएगा, यहां पर वो केस होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स। ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो केस आएंगे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे ना, वो केसेस कौन से होंगे? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ? वो होंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बताया कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग करते हैं कि साहब ये इनकम इस असेसी की नहीं, इस असेसी की है, इस असेसमेंट ईयर की नहीं, इस असेसमेंट ईयर की है, ये परचेज बोगस है या जेन्युइन है, ये सेल एक्चुअल है या फेक है, ये एक्सपेंस जेन्युइन है या फेक है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठा हुआ है कि बैठ के यही छांटता रहेगा कि परचेज असली है नकली है, इनकम इस असेसी की उस असेसी है? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का यही काम है? उनके पास और कुछ काम नहीं है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही केस जाते हैं जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के होते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के होते हैं। अब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ का केस है, कोई इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड दिक्कत है,
तो ऐसा तो नहीं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच जाए या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए या डायरेक्ट इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में पहुंच जाए। उसको प्रोसीजर तो यही फॉलो करना पड़ेगा कि पहले कमिश्नर, फिर इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। प्रोसीजर तो यही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है तो सिर्फ वो, अगर वो केस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है तो वो केस यहीं आकर रुक जाएगा, यहां पर वो केस नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है तो हाई कोर्ट डिसमिस कर देगा, उसी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पिटीशन डिक्लाइन कर देगा, डिसमिस कर देगा पिटीशन। ठीक है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों हो सकते हैं, और अगर लॉ का क्वेश्चन है तो वो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का अगर होगा केस तो वो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक बात है। चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई केस है जो मिक्स्ड है, मतलब उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व है और उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व हो और क्वेश्चन फैक्ट भी इन्वॉल्व हो, तो क्या करा जाए? तो सब, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों इन्वॉल्व है, तो इस केस को माना जाएगा कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, और उस केस में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे को माना जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली किसी एसेट पे। अब प्रॉब्लम ये है, क्या वो सब्सिडी उस एसेट की कॉस्ट से माइनस करनी है या उसको अपनी रेवेन्यू इनकम मांगना है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट दोनों इसमें इन्वॉल्व है कि साहब क्या लॉ में क्या बोलता है, ऐसा कुछ कहा गया नहीं है, क्या सब्सिडी एक्चुअल उस एसेट से रिलेटेड होते है या नहीं है, तो इसमें मिक्स्ड है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है। तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रेज किया जा सकता है। ठीक बात है, इतनी बात हो गई और आगे बढ़ते हैं। अब होता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। जब मान लीजिए कोई केस था वो हाई कोर्ट में चल पहुंच गया, या मान लीजिए कोई केस था वो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में गया या हाई कोर्ट में गया या सुप्रीम कोर्ट में गया। मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, जो ऑर्डर की कॉपी होगी, सॉरी, जो ऑर्डर की कॉपी होगी, भाई असेसी ऑफिसर ने कोई असेसमेंट करा जिसके अगेंस्ट में असेसी जो है कमिश्नर में गया, लेकिन बात नहीं बनी, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में गया, बात नहीं गई, मान लीजिए किसी में भी गया हो, कमिश्नर अपील में गया या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल गया या हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, कहीं पर भी गया हो, तो जो ऑर्डर की कॉपी होती है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एपलेट ट्रिब्यूनल की जो ऑर्डर आया होगा उसकी कॉपी कहां जाती है? एक कॉपी जाती है असेसी को, ऑर्डर की जो कॉपी होती है वो एक कॉपी जाती है असेसी को, दूसरी कॉपी जाती होगी असेसिंग ऑफिसर को, क्योंकि इस असेसिंग ऑफिसर ने ही तो केस उलझाया था उसका असेसी का, उसने तो गलत असेसमेंट करा था जिसके अगेंस्ट में असेसी गया है। तो ऑर्डर की कॉपी असेसिंग ऑफिसर को जाती होगी, असेसी को जाती होगी।
असेसी को जाती है, बात ठीक है, लेकिन दूसरी कॉपी जो होती है ना, एक कॉपी जाती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, और ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उस ऑर्डर की कॉपी को फॉरवर्ड करता है असेसिंग ऑफिसर को। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी को असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर की कॉपी होती है वो एक असेसी के पास पहुंचती है और एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी के पास पहुंचती है। सीआईटी के बाद वो सीआईटी उसको असेसिंग ऑफिसर को, जो असेसिंग ऑफिसर इस केस में इन्वॉल्व था, उसको वो ऑर्डर की कॉपी भेजता है। ठीक बात है। अब हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, अब हम जरा आते हैं मेन अपने सेक्शन पे, सेक्शन 150 पे। अब यहां पर देखिए क्या क्या बातें हैं। इतनी बातें पढ़ने के बाद अब हमें मेन सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 150 पे क्या बात बोल रहे हैं देखिए। कहता है कि प्रोविजंस फॉर केसेस वेयर असेसमेंट इज इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑन अपील एक्सेट्रा, सेक्शन 150, notwithstanding anything contained under section 149, notice under section 148 may be issued at any time for the purpose of making an assessment or reassessment recomputation in consequences of or to give effect to any finding or direction contained in an order passed by any authority in any proceeding under this act by way of appeal or revision under section 250, 54, 68, 62, 63, 64। ये भी हमने पढ़ा था, रिवीजन करा लिया, ये भी हमने सब पढ़ा था। अभी मैंने आपको यही बताया था। फिफ्टी, 54, 63, 64, 68, 62। तो कहता है कि साहब अगर या फिर और बी बाय अ कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर एनी अदर लॉ, ये तो कहता है कि इस एक्ट के अंदर या किसी और लॉ के अंदर। तो यहां बड़ा सिंपल सा कह रहा है कि साहब अगर कोई केस के रेफरेंस में, अगर कोई केस के रेफरेंस में, या इसको एक काम करते हैं, इसको ना हम थोड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे, शायद ज्यादा चीजें समझ में आएगी आपको। एग्जांपल लेके समझेंगे। देखिए मान लीजिए एक केस बताता हूं, लिबर्टी इंडिया का। लिबर्टी इंडिया में, लिबर्टी इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। लिबर्टी इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि साहब जो 80IA एक्सपोर्ट इंसेंटिव से रिलेटेड डिडक्शन है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की से रिलेटेड डिडक्शन है, ये 80IA की डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी एक्सपोर्ट इंसेंटिव को। या इसको इस तरह से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया लिबर्टी इंडिया के केस में कि 80 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA will not be available as export incentive। सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी इंडिया, एक्चुअल केस है, सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी इंडिया के रेफरेंस में के केस में एक जजमेंट दिया कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA विल नॉट बी अवेलेबल एज एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि साहब 80IA की डिडक्शन एक्सपोर्ट इंसेंटिव के लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन असेसी ने, इंडिया में जितने भी असेसी हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने 80IA की डिडक्शन
एक्सपोर्ट इंसेंटिव के तौर पे क्लेम करी है, जिन जिन लोगों ने 80 IA की डिडक्शन एज अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करी हुई, क्या उन सब लोगों के, उन सब रिटर्न जिन्होंने फाइल करी है, जिन्होंने 80 IA की डिडक्शन एज अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम किया, क्या उन सब के केस ओपन कर सकते हैं? क्या उन सब के केस ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल उन सब के केस ओपन हो सकते हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, मान लीजिए किसी ने 5 साल पहले 80 आई या 10 साल पहले 80 आई की डिडक्शन क्लेम करी थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज आया है, तो क्या 10 साल पहले का भी केस ओपन हो जाएगा? तब 10 साल पहले का भी केस ओपन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, हम जो नोटिस भेजते हैं सेक्शन 148 में और 148A में जो नोटिस भेजा जाता है उसके कुछ टाइम लिमिट है, उसमें 3 साल या 5 साल, 3 साल 3 महीने, 5 साल 3 महीने, कुछ इस तरह के टाइम लिमिट है। और जो केस 10 साल पहले जिन्होंने डिडक्शन क्लेम करी थी 80 आई में, भाई अगर आपको केस ओपन करना है 147 में, अगर केस ओपन करना है तो आपको 148A 148 का कंप्लाई करना पड़ेगा, और 140A 148 का कंप्लाई करने के लिए 149 है, 149 में टाइम लिमिट है। क्या 149 लगेगा ऐसे केस में जिसका 10 साल पुराना केस खुलना है, या 149 हम ओवर रूल करके 150 लगाएंगे? अभी जब हमने 150 पढ़ा था, हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 149। इसका मतलब 149 में जो टाइम लिमिट्स अवेलेबल है उनको कंसीडर नहीं करा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 140 के अंदर नोटिस कभी भी भेजा सकता है? जी हां, 140 के अंदर नोटिस कभी भी भेजा जा सकता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और वो रेवेन्यू के फेवर में है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और वो रेवेन्यू के फेवर में है, तो सब डिपार्टमेंट तो चाहेगा भाई केस ओपन कर दो, 10 साल 15 साल 20 साल का कितना पुराना केस हो ओपन कर सकते हैं। लेकिन 10 साल पुराना या 15 साल पुराना प्रैक्टिकली केस ओपन करना इजी है? नहीं साहब, डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मली एसएससी 6 साल के रिकॉर्ड मेंटेन करता है, पुराने में रिकॉर्ड कहां से लाएंगे? तो प्रैक्टिकली ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एसएससी डॉक्यूमेंट मेंटेन भी कर रहा होगा, वो तो मना कर देगा कि साहब डॉक्यूमेंट मेरे सब चूहे खा गए, आग लगी, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, 6 साल तक आपने कहा था, मैंने 6 साल तक मेंटेन कर लिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो प्रैक्टिकली ऐसा करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे तो कितना पुराना केस हो, कितना भी पुराना केस हो, केस ओपन किया जा सकता है। क्यों ओपन किया जा सकता है? ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कंप्लाई करा जाए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सेक्शन 264 में आ गया। अब हम जरा प्रोविजन पढ़ते हैं और सिर्फ सेक्शन 260 पढ़ेंगे। मैं दोबारा इसको रब कर रहा हूं। अब हम प्रोविजन पढ़ेंगे और सिर्फ सेक्शन 262 पढ़ेंगे। इसको मैं बाकी को अभी काट देता हूं, ठीक है? अब जरा देखिए कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 149, नोटिस अंडर सेक्शन 148 मे बी इश्यूड एट एनी टाइम फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और गिव अफेक्ट टू एनी फाइंडिंग or direction contained in an order passed by any authority in any proceeding under this act by way of appeal or revision under section 262। 262 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। 262 में कोर्ट ने जो डिसीजन पास करा है, 262 के अकॉर्डिंग जो आपने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे डिसीजन को कंप्लाई करने के लिए, उस डिसीजन को अफेक्ट देने के लिए हम सेक्शन 150 के अंदर, 149 में तो हम नोटिस नहीं दे पाएंगे, हम 148 में नोटिस देंगे। 150 की टाइम लिमिट, और 150 कहता है भैया कभी भी नोटिस आप दे सकते हो, कभी भी आप नोटिस दे सकते हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने यहां पर बात करी कि साहब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उस डिसीजन के बेस पे आप केस खोले जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मान लीजिए
ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट का होता, ये डिसीजन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जगह मान लीजिए हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अब हाई कोर्ट के बेस पर केस खोले जा सकते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेस पे हमने केस खोल दिए, और डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स कितने अवेलेबल है, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन केस ओपन किया जा सकता है, सेक्शन 148 का नोटिस कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए ये डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था। अब हर स्टेट में हाई कोर्ट अलग अलग है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, इधर दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, या फिर आपके अलग हर स्टेट में हाई कोर्ट है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर मान लीजिए मुंबई हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, मान लीजिए मुंबई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो मुंबई हाई कोर्ट के बेस पे मुंबई में रहने वाले सारे एसएससी के केस खोल दिए जाएंगे, या ऑल ओवर इंडिया में सारे एसएससी के केस खोल दिए जाएंगे। भाई क्या हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट पूरे इंडिया में अप्लाई करता है, मतलब जुरिडिक्शन जो मुंबई हाई कोर्ट के पूरे इंडिया में नहीं, सब मुंबई में लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मुंबई हाई कोर्ट के डिसीजन पे मुंबई में सारे केस खोल दिए जाएंगे? ऐसा हो सकता है, मुंबई में सारे केस खोले जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए कोई डिडक्शन है, मान लीजिए कोई डिडक्शन है जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई डिडक्शन है जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया, और सेम डिडक्शन को दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। एक कोई डिडक्शन है जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया, और सेम डिडक्शन को दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। क्या ये दोनों थोड़ा एक पर्सन जो मुंबई में इसको एक्सपेंस को डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रहा, वहीं पर दिल्ली में बैठा हुआ बिजनेसमैन उन डिडक्शन को क्लेम कर पा रहा है, क्या थोड़ा सा ये अनफेयर नहीं है? क्या ये अनफेयर नहीं है? बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है। इसलिए नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के बेस पे केस खोले तो जा सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन के बेस पे केस खोले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस जुरिडिक्शन में केस खोले जा सकते हैं जिस जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जिस एरिया में, जिस स्टेट में हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है। इसका मतलब इस डिसीजन के बेस पे मुंबई वालों के केस खोले जा सकते हैं। मुंबई ने जितने भी रिटर्न फाइल करी है, जिन्होंने भी कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस अलाउ करा है या डिडक्शन क्लेम करी है, उनके केस खुल जाएंगे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ये अनफेयर भी है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा अनफेयर है, प्रैक्टिकली ऐसा होता भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के डिसीजन के बेस पे केस खोल दिया, और वो असेसी सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा डिसीजन दे दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये डिडक्शन अलाउ है, फिर डिपार्टमेंट फिर वापस से दोबारा उसकी असेसमेंट होगा। तो नॉर्मली हाई कोर्ट के बेस पे केस खोले नहीं जाते, और अगर खोले जाते हैं तो ये मेक श्योर कर लिया जाता है कि भाई इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील तो नहीं चल रही, या इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन तो नहीं डली है। नॉर्मली बहुत रेयर होता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बेस पे केस खोले, और केस खोले जाते हैं तो उस जुरिडिक्शन में जहां पर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, सिर्फ उस एरिया में। ठीक है, तो नॉर्मली हाई कोर्ट के जजमेंट के बेस पे केस प्रैक्टिकली नहीं खोले जाते। ठीक बात है। अब हमने जैसे यहां पर अभी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, हमने यहां पर जैसे पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, अब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लें। तो मैं इसको हटा दूं, 268 सेम चीज है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन 149, द नोटिस अंडर सेक्शन 148 may be issued at any time for the purpose for making assessment, reassessment, recomputation in consequence of or order to give effect to any finding, direction contained in order passed under section by an authority by April 268।
तो प्रोविजन तो कहता है कि भाई देखिए 260A, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट के बेस पे केस खोले जा सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन के बेस पे भी केस खोले जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब हमारा आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन। अब हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, अब बाकी आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपील और रिवीजन, ये कमिश्नर और इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस खोले जाते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे, जब लॉ को इंटरप्रिटेट कराना हो। वहीं पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील हो या फिर इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल हो, यहां पे जो केसेस आते हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे होते हैं। लॉ और फैक्ट्स दोनों के हो सकते हैं, और अगर एसएससी या डिपार्टमेंट किसी के अगेंस्ट में होगा तो वो आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड केस है तो फिर आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन। मान लीजिए इन्होंने कोई ऑर्डर पास करा, मान लीजिए इन्होंने कोई ऑर्डर पास करा, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा जो एसएससी के अगेंस्ट था, जो एसएससी के अगेंस्ट था। क्या इनके ऑर्डर के बेस पे, मान लीजिए मुंबई का केस था, ये मुंबई जुडिक्शन का था, क्या मुंबई में सारे केस खोल दिए जाएंगे इनके ऑर्डर के बेस पे? मुंबई में सारे केस खोल दिए जाएंगे? नो। क्या जिस कमिश्नर का जुडिक्शन है उस जुडिक्शन में केस खोल दिए जाएंगे? नो। क्या जिस वार्ड का है उस वार्ड में केस खोल दिए जाएंगे? नो। क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बेसिस पे केस ओपन हो जाएंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ऐसा क्यों? मैंने क्या बताया था कि साहब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल जनरली इनका पास जो केसेस होते हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। लॉ से रिलेटेड हमेशा केस आगे पहुंच जाता है, और इन केस नहीं भी आता तो भी इनके डिसीजन के बेस पे केस कभी भी ओपन नहीं किए जा सकते। इनके बेस पे केस ओपन नहीं किए जा सकते। इनके केस में सिर्फ 2 कंडीशन में ही केस खोले जा सकते हैं। इनके ऑर्डर के केस में सिर्फ 2 ही ऐसे केस हैं, इनके ऑर्डर के केस में सिर्फ 2 ऐसी कंडीशन हैं जहां पर केस ओपन किए जा सकते हैं। भाई हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के बेस में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी केस खोल देंगे। हाई कोर्ट के डिसीजन के बेस में जिस जुडिक्शन का हाई कोर्ट का जिस एरिया में जुडिक्शन है उस एरिया में केस खोल जाएंगे, उस स्टेट में केस खोले जा सकते हैं। लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में सिर्फ 2 ऐसी कंडीशन है जहां पर केस खोले जा सकते हैं। वो 2 कंडीशन क्या हैं वो देखते हैं। पहला केस, केस 1, देखिए केस 1 किस तरह के केसेस हो सकते हैं, इसे मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखिए केस 1, पहला केस हो सकता है कि इनकम शिफ्टिंग फ्रॉम one assessee to another assessee। ठीक है, तो जो पहला हमारा कंडीशन है, जो पहला हमारा केस है जिस बेस पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, रिवीजन या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में के जजमेंट पे
केस ओपन हो सकते हैं। उसमें पहला कंडीशन बनती है कि जब इनकम शिफ्ट हो रही है एक एसएससी की दूसरे एसएससी के पर, मतलब एक एसएससी की इनकम कम हो रही है और दूसरे एसएससी की इनकम बढ़ रही है, वाइस वर्सा केस है। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 7-8, असेसमेंट ईयर 7-8, ये एक काम करते हैं, असेसमेंट ईयर 7-8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 मिस्टर ए मिसेस ए, इन दोनों ने अपनी रिटर्न फाइल करी। असेसमेंट ईयर 7-8 के लिए इन दोनों ने अपनी रिटर्न फाइल करी। रिटर्न ऑफ इनकम में मिस्टर ए ने अपनी इनकम दिखाई 8 लाख और मिसेस ए ने अपनी इनकम दिखाई 6.5 लाख। रिटर्न ऑफ इनकम में मिस्टर ए ने अपनी इनकम दिखाई 8 लाख और मिसेस ए ने अपनी मिस्टर ए ने अपनी इनकम दिखाई 8 लाख, मिसेस ए ने अपनी इनकम दिखाई 6.5 लाख। ठीक है। 2010 में असेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी में इनका असेसमेंट करा सेक्शन 143 में, और असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि मिस्टर ए, तुमने 3 लाख से अपनी इनकम कम दिखाई है, इसलिए तुम्हारी इनकम 3 लाख में ऐड होगी और मिसेस ए में 3 लाख से इनकम लेस होगी। इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर कहना चाह रहा था कि 3 लाख की इनकम जो मिस्टर ए ने मिसेस ए की दिखाई है, मिसेस ए की इनकम में दिखाई है, वो एक्चुअली में मिस्टर ए की है। तो उसने क्या काम करा, असेसिंग ऑफिसर ने मिस्टर ए की इनकम में 3 लाख जोड़ के इसकी इनकम बना दी 11 लाख और मिसेस ए की 6.5 लाख में से 3 लाख कम करके इसकी इनकम बना दी 3.5 लाख। ठीक बात है। आगे बात की असेसिंग ऑफिसर ने काम करा। मिस्टर ए को ये बात समझ में नहीं आई। मिस्टर ए ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में केस फाइल कर दिया। मिस्टर ए ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में केस फाइल कर दिया और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बोला कि भैया 2 लाख रुपए मिस्टर ए से लेस होंगे और 2 लाख रुपए मिस्टर ए से लेस होंगे और ये 2 लाख रुपए यहां पर ऐड होने चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने 3 लाख ऐड करे थे, 3 लाख मिसेस ए से कम करे थे। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में गया, मिस्टर ए, सीआईटी अपील ने बोला कि भैया मिस्टर ए में 2 लाख रुपए लेस होने चाहिए, 3 लाख रुपए गलत ऐड हो गए, सिर्फ 1 लाख ऐड होने चाहिए। इसलिए उसने कहा कि इसमें से 2 लाख लेस होने चाहिए और ये 2 लाख उधर ऐड होने चाहिए थे। ठीक बात है, ठीक बात है। अब डिपार्टमेंट क्या करा, डिपार्टमेंट चला गया इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में। असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला गया इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो सीआईटी ने बोला है, जो सीआईटी ने करा है, ये 2 लाख का जो डिडक्शन और ये एडिशन करा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने सीआईटी अपील के डिसीजन को ही फाइनल माना और उसके अकॉर्डिंग ही बोला कि जो सीआईटी अपील ने बोला है एकदम ठीक एडजस्टमेंट करी है, एकदम ठीक एडजस्टमेंट करी है। ठीक बात है। आगे की बात, हाँ जी, एपलेट ट्रिब्यूनल ने बोला ये 2 लाख रुपए ए के नहीं बल्कि मिसेस ए के हैं। ठीक बात है। आगे क्या हो सकता है? अब प्रॉब्लम यहां पर देखिए क्या आएगी। अब इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने बोल दिया ये 2 लाख रुपए मिस्टर ए के हैं, और सॉरी मिस्टर ए के नहीं बल्कि मिसेस ए के हैं। अब क्या डिपार्टमेंट या फिर मिस्टर ए इस केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है।
इसकी आगे इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, वही फाइनल डिसीजन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लेकिन इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोला कि साहब ये जो 2 लाख रुपए थे ना, ये 2 लाख रुपए बेसिकली मिस्टर ए के नहीं, मिसेस ए के हैं। अच्छा, मिसेस ए के हैं। मान लीजिए ये इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया, ये डिसीजन आया लगभग मान लीजिए 2020 में, 8-10 साल केस चलता रहा, 2020 में ये डिसीजन आया। अब जब 2020 में डिसीजन आया कि ये 2 लाख रुपए मिसेस ए के हैं, तो क्या मिसेस ए पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होना चाहिए? क्या मिसेस ए पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 2 लाख रुपए की इनकम जो कि मिसेस ए की थी, इन्होंने नहीं दिखाई। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद ये इनकम मिसेस ए की इनकम में क्लब करी जाएगी, लेकिन इन्होंने तो उस टाइम दिखाई नहीं थी 4-5 के ईयर में। अब 2020 में डिसाइड करा गया। अब 2020 में अगर हम इसको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करें तो सेक्शन 149 के तहत क्या टाइम लिमिट में हम 148A और 148 का नोटिस भेज सकते हैं? टाइम लिमिट तो चली गई, 3 साल 5 साल वाली बात होती है, यहां पर तो वैसे भी 3 साल वाली बात लगेगी, 3 साल और 3 साल 3 महीने वही बात लगेगी। यहां पर फिर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? सेक्शन 150 के तहत मिसेस ए का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट किया जा सकता है। तो मिसेस ए की इनकम एस्केप हो गई है एज पर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन काफी टाइम बीत चुका है, 10-12 साल बीत चुके हैं। सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग मिसेस ए को नोटिस भेजा जा सकता है। तो अभी जो हमने बात पढ़ी, हमने पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने कहा था कि कमिश्नर अपील रिवीजन, कहां गए भाई, कमिश्नर अपील रिवीजन, कमिश्नर अपील रिवीजन इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये वाली हम बात कर रहे हैं। कमिश्नर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर रिवीजन, इनके डिसीजन पे केस ओपन हो सकता है, इनके डिसीजन पे केस ओपन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर ये लोग, इनका जुरिडिक्शन है, सारे जुरिडिक्शन का केस ओपन कर, नहीं साहब, ये डिपेंड करता है। 2 ही केस में मैंने बताया। तो एक केस तो हमने देख लिया कि साहब जब इनकम को उठाकर एक एसएससी की इनकम से उठाकर दूसरे एसएससी में क्लब करना हो, इस केस में केस ओपन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उस एसएससी का होगा जिस एसएससी के बीच में हमने क्लबिंग करी है। इसके अलावा ये जनरल थोड़ा ना है कि भाई सबका केस ओपन कर दो, ऐसा नहीं है ना। ये केस एसएससी टू एसएससी डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, पहला केस तो ये था, पहला केस तो ये था। अच्छा, ये केस मैंने बताया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब जो हमारा दूसरा केस हो सकता है, अब जो हमारा दूसरा केस हो सकता है वो कुछ ये होगा, केस 2, कि आपने इनकम शिफ्टिंग फ्रॉम one assessment year to another assessment year। दूसरा केस ये हो सकता है कि साहब इनकम शिफ्ट करी है एक असेसमेंट से निकालकर दूसरे असेसमेंट ईयर में। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एसएससी ने असेसमेंट ईयर 4-5 की रिटर्न ऑफ इनकम 7-8 की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी थी 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से, मिस्टर ए का ही मान लेते हैं, और असेसमेंट ईयर 5-6 के लिए एक काम करिए, अभी 5-6 रुकिए। असेसमेंट ईयर 7-8 के लिए मिस्टर ए ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी थी 5 लाख की। असेसिंग ऑफिसर ने जब इनका केस लिया, उन्होंने कहा
स्क्रूटनी में जब असेसमेंट करा, उन्होंने कहा कि भैया आपको ना एक एडवांस मिला था जो आपने नहीं दिखाया। एक एडवांस अमाउंट, एक 3 लाख रुपए का असेसिंग ऑफिसर ने ऐड ऑन कर दिया। मिस्टर ए ने बोला कि साहब ये जो आप मेरा 3 लाख रुपए ऐड कर रहे हो, ये एक्चुअली मेरा एडवांस है जो अगले साल का मुझे अभी मिल गया है, तो इस वजह से मैंने इसको अभी नहीं दिखाया है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसकी बात नहीं मानी, 3 लाख रुपए का यहां पर एडिशन कर दिया। और असेसमेंट ईयर 8-9 में ये 3 लाख रुपए का एडवांस मिस्टर ए ने शो ही नहीं करा। 7-8 में 5 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करी, 3 लाख रुपए का एडवांस नहीं शो करा। उनका कहना था कि भैया ये एडवांस मेरे अगले साल से रिलेटेड है। और 8-9 में जब रिटर्न फाइल करी तो उन्होंने 3 लाख का ये एडवांस ही शो नहीं करा, वहां पे भी इनकम नहीं दिखाई। असेसिंग ऑफिसर ने इस एडवांस को 7-8 में ही ऐड कर दिया और असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया आपकी इनकम 8 लाख रुपए होनी चाहिए। असेसमेंट ईयर 7-8 के लिए मिस्टर ए सीआईटी में चले गए, सीआईटी अपील में चले गए। सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास करा, सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास करा कि भैया आपका ना 2 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। असेसिंग ऑफिसर ने तो 3 लाख रुपए ऐड कर दिया था, लेकिन सीआईटी अपील ने बोला कि भैया ये जो आपका 3 लाख रुपए ऐड करा ना असेसिंग ऑफिसर ने, 3 लाख नहीं, इसमें 1 लाख रुपए होना चाहिए और बाकी का 2 लाख आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। बाकी का आपका 2 लाख रुपए आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब बात यहां पर ये आती है कि साहब सीआईटी ने कहा कि ये 2 लाख रुपए 8-9 से रिलेटेड है, लेकिन 8-9 में ये इन्होंने इनकम दिखाई नहीं। मान लीजिए सीआईटी ने ऑर्डर पास करा, फॉर एन एग्जांपल 2014 या 15, का भी कोई भी डेट ले लीजिए, डजंट मैटर। मान लीजिए 2014-2015 में एक ऑर्डर पास हुआ, या इसको हम थोड़ा सा और भी लेट ले लेते हैं, चलिए अभी यही मान के चलते हैं। 2014-2015 या जब भी ऑर्डर पास हुआ तो उस टाइम पता चला कि भैया 2 लाख रुपए की इनकम असेसमेंट ईयर 8-9 से रिलेटेड थी। लेकिन इसको पता है, एक काम कीजिए आप ना, ये गलत हो जाएगा, 2014 नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको 10-11 कर लेते हैं, ये 11-12 हो गया और हम मान के चल रहे हैं 2024 में ऑर्डर पास करा इसने, ठीक है, 10-12-14 साल बाद ऑर्डर पास करा कि भैया 2 लाख रुपए आपके 11-12 से रिलेटेड है। अब मुझे एक बात बताइए, 11-12 में मिस्टर ए ने इनकम यहां पर दिखाई नहीं, ये 2 लाख रुपए की इनकम तो दिखाई नहीं, तो क्या 11-12 का असेसमेंट ईयर 11-12 का केस ओपन हो जाएगा? असेसमेंट ईयर 11-12 का केस ओपन हो जाएगा? केस ओपन हो जाएगा, लेकिन 11-12 का केस ओपन करने के लिए 2024 में नोटिस इशू करेंगे, लेकिन पीरियड लैप्स हो चुका है एज पर 1 सेक्शन 49। लेकिन क्या 150 में नोटिस इशू हो सकता है? जी हां, सेक्शन 150 में नोटिस इशू हो सकता है। सेक्शन 150 में नोटिस इशू हो सकता है, ठीक है जी। तो सेक्शन 150 में नोटिस इशू कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 150 में नोटिस इशू हो जाएगा। तो ये हमारे 2 केस थे। जरा वापस से सेक्शंस पे आ जाते हैं। वापस से अपने सेक्शन पे आ जाते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग, अब देखिए, अब पूरा सेक्शन पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained under section 149, notice under section 148 may be issued at any time for the purpose of making an assessment or reassessment or recomputation consequence of or give effect to any finding or direction contained in an order pass। मतलब देखिए, नोटिस तो 148 वाला ही इशू कर रहे हैं, लेकिन अब 149 के टाइम लिमिट में हम बस फॉल नहीं कर रहे हैं। नोटिस तो 148 का ही इशू हो रहा है, भाई आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, तो हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, 148 है, 148, तो नोटिस तो 148 का इशू कर रहे हैं, लेकिन अब जो 149 की टाइम लिमिट है बस उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब हमारे पास टाइम लिमिट 150 ने एक्सटेंड कर दी।
तो 150 के अकॉर्डिंग कभी भी नोटिस भेज सकते हो अगर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ or to give effect to any finding or direction contained in order passed by an authority in any proceeding under this act by way of appeal revision under section 250, 54, 60A। भाई वही बात है, कमिश्नर, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिवीजन, या फिर बाय अ कोर्ट इन एनी अंडर एनी लॉ। It may be noted that judgment given by a court under any other law can also lead to reassessment and the time limit prescribed shall not be applicable। हमने जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है कि साहब अगर कोर्ट का जजमेंट किसी और लॉ से रिलेटेड है, किसी और लॉ में कोर्ट का जजमेंट दिया है, तो उसके बेस पे भी अगर असेसमेंट या रीअसेसमेंट की का कारण से रिलेटेड है तो भैया 149 की टाइम लिमिट हम वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक बात है। अच्छा, अब जरा एक बात बताना है। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है, सेक्शन 153, सेक्शन 153 सबसेक्शन 6, सेक्शन 153(6) क्या कहता है? कहता है कि साहब अगर सेक्शन 250, 54, 60A, 62, 63, 64 इन केसेस में असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन होता है। सेक्शन 153(6) कहता है कि साहब इन केसेस में, जो अभी हमने सेक्शन 150 में देख पढ़े, इन केसेस में अगर असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन होता है तो ये असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन कब तक कंप्लीट करना है? कब तक कंप्लीट करना है? प्रोविजन कहता है कि इसको कंप्लीट करने की डेट क्या होगी। मान लीजिए 262 सुप्रीम कोर्ट, अभी जो हमने लिबर्टी इंडिया वाला केस देखा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पे केस ओपन हो गए। अब केस जो ओपन हुए 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पुराने वाले केस ओपन हो गए, लेकिन जो केस ओपन हुए हैं उनका असेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन करने की टाइम लिमिट भी तो होगी। तो प्रोविजन कहता है कि साहब अगर आपने रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन या इन प्रोविजन के अकॉर्डिंग किया है तो जिस मंथ आपको ऑर्डर की कॉपी जब मिलेगी, जिस मंथ ऑर्डर की कॉपी होगी, मतलब जिस मंथ ऑर्डर पास किया जाएगा, जिस मंथ ऑर्डर पास किया जाएगा, भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए ऑर्डर पास करा, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 15 जुलाई 2024 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लिबर्टी इंडिया के केस में मान लीजिए ऑर्डर पास करा 15 जुलाई 2024 को। अब मैंने बताया था जो ऑर्डर की कॉपी होती है, एक जाती है सीआईटी को, एक जाती है एसएससी को। अब 15 जुलाई को ऑर्डर पास करा, पोस्ट से ऑर्डर की कॉपी जाती है। अब ऐसा तो नहीं 15 जुलाई को ऑर्डर की कॉपी गई 15 जुलाई को मिल जाएगी, हो सकता है सीआईटी को ये ऑर्डर की कॉपी मिली 22 जुलाई को, फॉर एन एग्जांपल 22 जुलाई 2025 को। तो प्रोविजन कहता है कि जब ऑर्डर की कॉपी जिस महीने सीआईटी को मिलेगी, इस केस में ऑर्डर की कॉपी जिस महीने सीआईटी को मिलेगी उसके एंड ऑफ द मंथ 31 जुलाई 2024, एंड ऑफ द मंथ से 12 महीने, एंड ऑफ द मंथ से 12 महीने के अंदर, एंड ऑफ द मंथ से 12 महीने के अंदर असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। 31 जुलाई 2025 तक असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा। देखिए फिर बता रहा हूं कि भैया हमने पढ़ा कि सेक्शन 150 के अंदर नोटिस कभी भी 148 का भेजा जा सकता है, 149 के टाइम लिमिट नहीं लगती है। किस केस में? जब ऑर्डर पास हो रहा है अंडर सेक्शन 250, 254, 260, 62, 63, 64 ऐसे केस में। तो प्रोविजन एक सेक्शन है 153(6), वो कहता है
कि ऐसे केस में जब असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन होगा है, तो जिस महीने कमिश्नर ऑफ को या दूसरी जिसको भी ऑर्डर की, वैसे कमिश्नर को ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, जिस महीने कमिश्नर को ऑर्डर की कॉपी मिल रही है उस महीने के एंड में आ जाइए, प्लस 12 महीने। ये जो 12 महीने का पीरियड है ना, हमारे वाले एग्जांपल में 31 जुलाई 2025, इस दिन तक ये असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 31 जुलाई 2025 तक असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बात समझ ली हमने। अब मुझे बात बताइए, अगर मैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर रहा हूं, अगर मैं 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर रहा हूं, क्या हमने पढ़ा है वहां पर सेक्शन 148A और 148 का कंप्लाई करना अनिवार्य है? हाँ सर, अनिवार्य है। यहां पर मेरे को बस यहां पे गाइडलाइन दे दी गई है कि भैया जी आपको 31 जुलाई 2025 तक ये असेसमेंट पूरा करना है। इस असेसमेंट को पूरा करने के लिए इन दोनों का भी पालन करना पड़ेगा, इन दोनों का पालन करना पड़ेगा। और 150 कहता है कि 148 का नोटिस कभी भी भेज दो। अगर मैं 31 जुलाई के बाद नोटिस भेजूंगा तो फिर असेसमेंट कैसे करूंगा, क्योंकि असेसमेंट की मेरी मैक्सिमम डेट क्या है, 31 जुलाई 2025। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं 148 का नोटिस 31 जुलाई 2025 से मुझे पहले भेजना पड़ेगा? 150 तो कहता है कभी भी भेजो, लेकिन 153(6) ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि साहब जब कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिले कमिश्नर को, उस मंथ के एंड के 12 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा, और असेसमेंट पूरा करने के लिए 148 इश्यू करना पड़ेगा। तो इन अ शॉर्ट अगर हम बात करें, 148 का नोटिस हमें इस वाले एग्जांपल में 31 जुलाई से पहले पहले भेजना पड़ेगा। यही सेम केस होगा किसके लिए? हाई कोर्ट का केस होगा। अच्छा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऐसी बात होगी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जब अपना ऑर्डर पास करेगा, एक कॉपी कमिश्नर को भेजेगा। अब कमिश्नर अपील में हुआ, उसने कमिश्नर को भेजिया। कमिश्नर रिवीजन जब करेगा तो रिवीजन ऑर्डर किसको भेजेगा? अपने आप को थोड़ा ना भेजेगा। तो जिस दिन वो ऑर्डर उसने पास करा है उसी दिन माना जाएगा ऑर्डर पास। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उस महीने के एंड आ जाओ, और उसके अगले 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीशन पूरा करना पड़ेगा। हालांकि कंप्लीशन के टाइम लिमिट सेक्शन 153 हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक रेफरेंस दे दिया कि साहब ऐसा नहीं है कि नोटिस कभी भी इशू करो, कभी भी इशू की एक रिस्ट्रिक्शन 153(6) ने लगा दी, क्योंकि असेसमेंट के लिए हमें टाइम लिमिट दे दी है कि अगले 12 महीने नोटिस जिस मंथ ऑर्डर पास हो रहा है, रिसीव होने के मंथ एंड के 12 महीने के अंदर असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो नोटिस भी आपको उससे पहले पहले भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये थी आपका एक छोटी सी बात सेक्शन 150 के अंदर। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।